नमस्कार दोस्तों, गुरुदेव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम इतिहास कक्षा 12 के पाठ 1 का पहला भाग जो है करेंगे और पाठ का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो ये जो पाठ है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और इसके बारे में कैसे हमारे को जानकारी मिलती है उस पे हम जो है इस पाठ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी मोहरें जो हैं यहाँ पे काफ़ी सारी मिली हैं। इन मोहरों के जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु का मतलब होता है प्राचीन वस्तु, जिनसे हम जो है उस सभ्यता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो हैं मोहरें हमारे को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। जिन मोहरों के अंदर बहुत सारे जानवरों के चित्र जो हैं मिले हैं, जिनसे पता लगता है कि ये किन जानवरों से परिचित थे और उनका किस प्रकार से उपयोग करते रहे होंगे। अब सवाल उठता है ये मोहरें बनी किससे हुई थी। तो ये मोहरें जहाँ भी कहीं मिली हैं इतने बड़े बृहद क्षेत्र में, तो ये सभी की सभी मोहरें सेलखड़ी नाम के एक पत्थर से बनाई जाती थी। सभी मोहरें जो हैं उनको बनाने में इसी पत्थर का उपयोग किया गया है। और इन मोहरों में ज़्यादातर जो है सामान्यतः किनका प्रयोग किया गया है, पशुओं का प्रयोग किया गया है, जैसे कि घोड़े का, गेंडे का, शेर का और जंगली सूअर, हाथी वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर जो है एक चित्रलिपि भी दी गई है जो कि अज्ञात लिपि है। इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हम इसको पढ़ना संभव हो कर पाएँ तो हमारे को इस सभ्यता के बारे में बहुत सी अनकही अनसुलझी बातों का भी हमारे को ज्ञान हो सकता है। अब इसे हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति कहने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। अब संस्कृति क्या है? तो पुरातत्वविद जो है संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं। पुरावस्तुएं जैसे मैंने बताया जो खुदाई में पुरानी प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, तो ये एक विशिष्ट शैली की होती हैं और इसके साथ ही एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं और इनका कालखंड भी निश्चित होता है। एक विशेष कालखंड में पाई जाती हैं, विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और एक साथ पाई जाती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो पुरावस्तुएं, जो विशिष्ट पुरावस्तुएं मिली हैं उनमें मोहरें मिली हैं, ये मनके मिले हैं जो माला आदि बनाने में सौंदर्य के लिए काम मिली जाती थी, बाट मिले हैं जो तोलने काम आते थे, पत्थरों के फलक मिले हैं और पक्की ईंटें भी मिली हैं। तो ये जो हैं हमारे को बताती हैं कि इन चीज़ों का वो किस तरह से उपयोग करते रहे होंगे और उनकी जीवन शैली किस प्रकार रही होगी उसके बारे में जानकारी देते हैं। और ये चीज़ें जहाँ जहाँ मिली वहाँ ही इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र रहा होगा, वो कहाँ मिली होंगी और इनकी कार्बन डेटिंग से हम इनका काल निर्धारित भी कर सकते हैं कि ये किस समय हुआ। तो ये जो पूरे हमें पुरावशेष मिले हैं ये अफ़गानिस्तान में मिले हैं जो कि हमारा पड़ोसी देश है और इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान से आगे की तरफ है और भारत में जम्मू, गुजरात और इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में भी मिला है और बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध वगैरह में सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यता फली फूली थी और वहीं इसके ज़्यादा अवशेष मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सभ्यता जो है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे कारण ये नहीं है कि ये खाली हड़प्पा में ही मिली है, ये कई हजार जो हैं इसके उत्खनन केंद्र मिले हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ये हड़प्पा नामक स्थान पे खोजी गई थी। इसी की वजह से इस सभ्यता और बाकी की जो भी उत्खनन क्षेत्र हैं वहाँ से मिली वस्तुएं, वहाँ का समय जो है वो सब जो चीज़ें जो हैं हड़प्पा से मिलती जुलती हैं, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इसका काल जो है वो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा के जन्म से पूर्व, यानी कि ये सभ्यता जो है लगभग 4500 से लेके
4 हजार साल पुरानी तक आंकी गई है। इस दौरान में ये सभ्यता रही होगी। तो अब जो है इतनी पुरानी सभ्यता, जबकि हम मानते हैं कि ये सभ्यता इससे भी प्राचीन है, लेकिन इतिहासकारों को जो ठोस साक्ष्य मिले हैं वो इसी समय अंतराल के ज़्यादातर मिले हैं। इसीलिए उन्होंने जो है इसका काल निर्धारण जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का किया है। तो इंग्लिश में ईसा पूर्व को BC कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। तो 2600 साल पहले ईसा के जन्म से, और अब जो है 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है 4620 वर्ष लगभग हो गए। और उससे 1900 और 2000 के बीच लगा तो लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व से लेके जो है ये 4500 वर्ष से भी अधिक समय के बीच के समय अंतराल में ये सब पाया गया है। तो इसका काल निर्धारण, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है इतनी ही प्राचीन है। इससे पहले भी और भी बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पर अस्तित्व में थीं, और उनको भी हड़प्पा संस्कृति ही कहा जाता है, लेकिन वो इस काल में नहीं ली जाती। उन्हें पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, और दूसरे जो हैं बाद वाली है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। परवर्ती का मतलब बाद वाली। और ये इसीलिए दोनों में जो है कुछ चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें अलग भी हैं। और ये ज़्यादा डेवलप्ड भी है, ज़्यादा विकसित है। इसीलिए परवर्ती हड़प्पा सभ्यता को विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। तो ये जो है सभ्यता जो है इतनी मॉडर्न है कि आज के शहरों को भी मात देने वाली है। तो आज के शहर भी स्थापत्य कला में जो है ईर्ष्या कर सकते हैं मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण विधि को देखकर और उनके क्रियाशीलता को देखकर, कि वो उनका जो है जीवन शैली आज से जो है 4500 वर्ष पूर्व भी उनके शहर और उनकी गलियां और उनकी निर्माण कला हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर रही थी। तो कुछ जो हैं यहाँ पर ये मानचित्र में स्थान दिए गए हैं जहाँ पर ये सभ्यता मिली है, जैसे हड़प्पा, ये जो है बनवाली, राखीगढ़ी, इसके अलावा अमरी चंदोहड़ो, धौलावीरा, सुरतकोडोर, मोहनजोदड़ो और आदि स्थानों पर ये मिले हैं। लोथल जो है गुजरात में भी ये मिला है। अब इस सभ्यता का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये सब इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, और ये संस्कृतियां जो हैं काफ़ी कुछ जो है इनसे अलग भी रही हैं। और उनको अलग किस तरह से माना जाता है, मृद भांड शैली से मानते हैं कि उनके बर्तन, मृद भांड मैंने मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन बनाने की शैली जो है वो अलग थी उन पहले वाली संस्कृतियों की। और इस जो है जिस हड़प्पा सभ्यता की जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है उसकी मृद भांड शैली जो है वो बहुत ही विकसित और परिष्कृत थी। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं जो कि पहले वाली सभ्यताओं में नहीं मिले। इसीलिए ये सभ्यता उन सभ्यताओं से ज़्यादा विकसित थी, और इसी का हम जिक्र कर रहे हैं। जबकि भारतीय सभ्यता जो है ये सिर्फ 4500 वर्ष नहीं, उससे भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन वो सभ्यताएं इतनी विकसित नहीं थी कि उनका यहाँ पर जिक्र किया जाए। अब इसके बाद जो है ये सभ्यता के बारे में ये देखिए कुछ जो हैं शिल्प के नमूने मिले हैं, जहाँ पे आमरीनाल, कोटदीजी, दम संगात और सिसवल में शिल्प कला के बहुत सारे जो हैं स्थल मिले हैं जहाँ पर शिल्प कार्य जो है बहुत ही प्रगति पे था। ये जो शिल्पकारों की बस्तियाँ होती थी ये अधिकतर छोटी होती थी आकार में, और इनमें अधिक लोग नहीं होते थे, आबादी ज़्यादा नहीं होती थी, और इन बड़े आकार की संरचनाएँ जैसे बड़े बिल्डिंगें, बहुत बड़ी इमारतें वगैरह इसमें ना के बराबर ही मिलती थी। इन बस्तियों में ज़्यादातर छोटे छोटे घर और कम लोगों के काफ़ी जो है छोटे स्तर पर ही ये बस्तियां पाई जाती थी। तो ये जो हैं बस्तियां काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई होती थी, लेकिन ये आपस में सभी संबंधित थी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। एक ही प्रकार की ईंटें और एक ही प्रकार की मोहरें आदि बताती हैं कि ये सब जो हैं एक ही सभ्यता के स्थल थे। तो इन स्थलों में जो है
काफ़ी जगह पर है, ऐसा मिला है कि जैसे जला दिया गया हो उनको या त्याग दिया गया हो। त्यागने का मतलब है वो छोड़ के उस जगह को कहीं और चले गए। तो ये कारण हो सकता है कि भारी हमलों से, बाढ़, अकाल आदि के द्वारा जो है उन स्थानों को त्याग दिया गया हो, या वहाँ पर रहना जो है लाभप्रद ना लगता हो। कृषि कार्य, जैसे कृषि में जो है कार्य जो ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्धकारी ना हो, या बाहरी आक्रमणों की वजह से, बाढ़ और भूचाल या किसी और वजह से भी उन स्थानों को या तो त्याग दिया गया होगा। लेकिन जलाए जाना ये बताता है कि वहाँ पर जो है शत्रुओं के हमले भी होते रहे होंगे, जिन्होंने उन क्षेत्रों को जलाकर नष्ट कर दिया, और वहाँ के लोगों ने दूसरी जगह पर जाकर अपने लिए बस्तियाँ बसा ली गई होंगी। तो ये बस्तियाँ जो हैं परिवर्तित होती रहती थी, और अलग अलग जगह पर ये सभ्यताएं फिर जो है नई जगह जाके बस जाती थी। तो उनका काल क्रम में जो है बीच बीच में कुछ गैप आ जाता है, जिसे काल भंग भी कहते हैं। तो इन लोगों का रहने का तरीका क्या था, निर्वाह किस तरह से करते थे। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति में जो है पहले की संस्कृति जो अस्तित्व में जो आई थी, उनमें मुख्य कार्य जो था इन लोगों का वो कृषि और व्यापार था। जो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, कृषि और व्यापार को अधिकतर किया करते थे। और जो है ये जो है इसमें इनके खान पान की तरीके जो थे कि ये क्या खाते थे, तो यहाँ पर पेड़ पौधों से जो प्राप्त उत्पाद थे, अनाज वगैरह खाते थे। इसके अलावा मांसाहारी भी थे, और मछली वगैरह भी इनके भोजन में शामिल रही होगी। तो यहाँ पर नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में इनके बर्तन, इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन जो वहाँ खुदाई से मिले हैं, और जो है मछलियों वगैरह की अस्थियों के अवशेष की वजह से यहाँ पर ये भोजन के तरीके जो हैं और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए भोजन के पात्र जो हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसके जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कई जगहों से हमें जले हुए अनाज के दाने और बीज वगैरह भी मिले हैं। तो ये इनकी आहार संबंधी आदतों के बारे में बताते हैं कि ये लोग क्या भोजन में क्या क्या चीज़ें लेते थे। तो यहाँ पर कुछ जो हैं नेशनल म्यूज़ियम से ये चित्र लिया गया है, जिसमें जो है दिखाया गया है कि ये अनाज के दाने, जिनमें गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल भी थे, वो जो है ये भोजन के रूप में लेते थे, क्योंकि इनके बीज जो हैं और दाने वहाँ मिले हैं। गुजरात में जो है बाजरे के दाने मिले हैं, तो वहाँ के मुख्य भोजन जो है बाजरा रहा होगा। कहीं पर भी चावल जो है बहुत कम दाने मिले हैं। इसका मतलब चावल जो है इनका मुख्य भोजन नहीं था। विशेष अवसरों पर भी चावल का उपयोग किया जाता रहा होगा, क्योंकि चावल के लिए जो है हो सकता है कि यहाँ की भूमि उतनी उत्पादक ना रही हो कि वो चावल की अधिक पानी वाली फसल है वहाँ ना उगाया जाता हो। हड़प्पा के स्थलों में जो है कई जगह पर मवेशियों के हड्डियां मिली हैं, और वो मवेशी जो होते हैं पशु दूध के लिए या मांस के लिए पाले जाते हैं। भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां भी यहाँ पर मिली है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन्हें दूध या मांस के लिए ये लोग पालतू बनाकर रखते होंगे। तो पूरा प्राणी वैज्ञानिक और जीव पुरातत्वविदों ने इनके संकेत मिलते हैं कि ये जानवर जो हैं इनके पालतू जानवर रहे होंगे। तो इनको जो है वो अपने भोजन के लिए उनसे दूध और मांस प्राप्त करने के लिए पालते रहे थे। तो ये जो है वहाँ पर उनके जगहों पर मिले हुए अवशेष जो हैं उनकी भोजन संबंधी आदतों के बारे में बताते हैं कि वो अनाज खाते थे, जिनमें जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल वगैरह शामिल थे। बाजरा भी खाते थे, और जो है इसके अलावा मांस भी खाते थे। तो जंगली जाति के कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जैसे वराह यानी कि जंगली सूअर, हिरण और घड़ियाल। अब ये जो है पता नहीं लगा है कि ये इनका शिकार खुद करते थे या किसी ऐसी जो शिकारी जातियों से जो है इनको क्रय करते थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी यहाँ पर मिली हैं। अब ये लोग कृषि कार्य कैसे करते थे, इसके बारे में भी काफ़ी अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अनाज के दानों से ये पता लगता है, क्योंकि ये बहुतायत में मिले हैं, तो ये पता लगता है कि ये कृषि कार्य करते रहे होंगे कृषि के लिए। तो यहाँ पर कई जगह पर जो है जैसे जुते हुए खेत भी मिले हैं। तो इनमें क्योंकि बीजों को बोने का कोई उपकरण नहीं मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि ये बीजों को छिड़काव करके
जो है खेतों में डाल देते थे ताकि उनसे जो है फसलें उग सकें। तो बीजों का क्या करते थे, छिड़काव किया करते थे। खेत को जोता जाता था। अब जुताई के लिए जो है हल का भी प्रयोग किया जाता था। तो जो है वृषभ यानी कि बैल की जो है कई जगह पे रेखा चित्र मिले हैं, और इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां और मोहरों पर भी बैल का चित्र मिले हैं। तो नेशनल म्यूज़ियम में रखे हुए ये चित्र जो है बताते हैं कि ये बैल से परिचित रहे थे। तो बैल का उपयोग निश्चित रूप से खेती में भी किया जाता होगा हल चलाने के लिए। तो चोलिस्तान नामक स्थान पर और वनवाली में मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं, यानी कि उनके मॉडल मिले हैं। ऐसा हल जो है ये वनवाली के सभ्यता में मिला है, जो कि हरियाणा में है। तो वनवाली में ऐसा हल मिलना ये बताता है कि खेती के लिए हल का भी उपयोग किया जाता रहा था। तो कालीबंगा नामक स्थान पर जो है जुता हुआ खेत मिला है। ये जो चित्र दे रखा है ये कालीबंगा में जुते हुए खेत का चित्र है। तो ये इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है आपको सीधी लाइन रेखाओं में इसकी जुताई की गई है, और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये रेखाएं जो हैं आपस में समकोण पे काट रही हैं। तो समकोण पे काटना ये रेखाओं का सीधी रेखा में बोलना कि ये बड़े ही इनका विकसित तरीके से खेती करते थे, और एक साथ जो है अलग अलग 2 फसलें तक इस खेतों में उगाई जाती रही होंगी। इसीलिए इनको जो है समकोण पे काट के जो है रेखाओं को बनाया जाता था। अब कृषि जो है वो उसके लिए जो है कुछ औजारों का भी उपयोग किया जाता था। ये नेशनल म्यूज़ियम में पड़े हुए कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो कुछ औजार हैं जो पत्थर और लकड़ी के बने हुए हैं, इनके ये लकड़ी के फालों के अंदर लकड़ी के फालों में इस तरह से लगाकर इनका जो है औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो है खुदाई, कटाई और जो है शिकार आदि के लिए प्रयोग में लिए लाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के ये औजार जो हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्योंकि ये जो हड़प्पा सब का स्थल है ये अर्धशुष्क स्थल है। अर्धशुष्क स्थल का मतलब है यहाँ वर्षा जो है बहुत अधिक नहीं होती है, इसीलिए कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी, और नदियों के घाटी पर बसे होने के कारण नहरों द्वारा भी सिंचाई की जाती रही होगी। अफगानिस्तान के शोरतगुई नामक स्थान पर जो हड़प्पा स्थली है वहाँ पर नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, यानी कि नदियों से नहरों द्वारा पानी लाकर खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो शोरतगुई जो है नहरों के अवशेष मिले हैं। पंजाब और सिंध के इलाकों में जो है कुएं द्वारा जो है पानी का जो है खेतों में सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जाता था। लेकिन धौलावीरा गुजरात में जो है ऐसे तालाब, जलाशय मिले हैं जिनका उपयोग जो है कृषि कार्य के लिए पानी इकट्ठा करके रखा जाता था। जल संचयन हेतु उसका उपयोग किया जाता था, जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। अब इनके बर्तन कैसे रहे जिनमें ये भोजन करते होंगे? तो इनके बर्तन जो थे वो पत्थर के, धातु या मिट्टी से बनाए जाते थे। तो ये जो हैं कुछ जो हैं धातुओं कुछ मिट्टी के बने हुए बर्तन जो हैं जो नेशनल म्यूज़ियम में मिले हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, तो इसमें पड़े हुए हैं। और ये इनकी चक्कियाँ जो थी बड़ी संख्या में अवतल चक्कियाँ मिली। अवतल का मतलब जो अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, और गोल पत्थर भी मिले हैं। तो इन पत्थरों से जो है इन अवतल जो चक्की है इसके ऊपर रख के अनाज पीसा जाता था। तो अनाज पीसने में इनको प्रयोग किया जाता था। ये जो चक्कियां हैं ये ज़्यादातर कठोर, कंकरीले, अग्निज और बलुआ पत्थरों से बनाई जाती थी, जो कि काफ़ी मजबूत होती थी। और इन चक्कियों में जो है सामान्यतः उत्तल तल होता था। उत्तल तल का मतलब उभरे हुए तल होते थे, और इनको जो है ज़मीन पे, क्योंकि ये समतल नहीं होता था, इसलिए मिट्टी में इनको गाड़ के रखा जाता था ताकि हिलने से इनको रोका जा सके। आप इसको देखकर ही चित्र को समझ सकते हैं कि ये इस्तेमाल करने पर ये हिले ना, इसीलिए इनको मिट्टी आदि में स्थिर रखने, गाड़ के स्थिर रखा जाता था ताकि इस पे आसानी से बल लगा के कार्य किया जा सके। अब चक्कियाँ भी 2 प्रकार की थी, और 2 प्रकार कौन से थे चक्कियों में? तो एक वो चक्कियाँ थी जो जिनमें छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, और नीचे वाला पत्थर जो होता था वो खोखला होता था। ओखली की तरह की ये चक्कियाँ होती थी कि ये खोखले पत्थर के अंदर दूसरा पत्थर जो है आगे पीछे करके चलाया जाता था। और दूसरी वो होती थी जो सालान, तरी वगैरह बनाने के लिए, जड़ी बूटियाँ, पत्तों आदि को मसाले कूटने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिन्हें सालन पत्थर कहते हैं। जैसे आजकल सिलबट्टा आदि होता है, तो उनका उपयोग जो है ये सालन पत्थर के रूप में किया जाता था।
अब मोहनजोदड़ो जो है एक नियोजित शहर, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ ये शहर बने हुए थे। हालांकि सबसे पहले जो खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा था, लेकिन विकसित जो सभ्यता जो मिली है वो मोहनजोदड़ो में मिली है। तो मोहनजोदड़ो में बस्ती को दो भागों में बांटा गया है। एक छोटा है लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया है, और दूसरा भाग जो है वो काफ़ी बड़ा है लेकिन वो नीचा भाग है। तो ऐसा माना जाता है कि ऊंचे स्थान पर विशेष प्रकार के लोग रहते होंगे, जो राजा या वहाँ पे शासक वर्ग रहा होगा, या जो भी वहाँ का प्रशासन संभालने वाला था, वो लोग जो हैं ऊंचे दुर्ग, जिसे दुर्ग का नाम दिया गया है, और नीचे वाला क्षेत्र जो है आम लोगों के लिए था। दुर्ग जो है ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाए गया था, और इसके चारों तरफ जो है एक चारदीवारी भी थी। और ये जो है बाकी का जो बड़ा विस्तृत क्षेत्र है वो आम जनता के लिए था, लेकिन दुर्ग को दीवार से घेरा गया था इसकी सुरक्षा के लिए, और ताकि जो है बाहरी आक्रमणों से इसकी आपातकाल में रक्षा की जा सके। लेकिन ऐसा नहीं था कि शहर को यूं ही छोड़ दिया गया था। जो दूसरा जो आम लोगों वाला निचला शहर था उसको भी दीवार से घेरा गया था, और इसके में भी कई भवन ऐसे थे जिन्हें ऊंचे चबूतरों पे बनाया गया था, और ये ऊंचे चबूतरे ही नींव का कार्य करते थे। जैसे कि जयपुर का हवा महल है जो एक ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई इमारत है, और चबूतरा ही उसके लिए जो है नींव का काम करता है। तो इस तरह की इमारतें जो हैं प्राचीन भारत में भी बनाई जाती थी, जहाँ बड़े बड़े चबूतरे ही नींव का काम करते थे। तो मतलब मिट्टी खोद कर उसमें नींव बनाने के बजाय ये लोग जो है ईंटों से जो है पूरा जो है ऊंचा चबूतरा बनाते थे, ताकि वो सुरक्षित भी रहे बाढ़ आदि की स्थिति में, और जो है उसको मजबूती भी मिले। तो इन चबूतरों को एक बार प्लानिंग के साथ, पूरे योजना के साथ बनाया जाता था, और फिर एक निश्चित क्षेत्र को तक सीमित कर दिया जाता था। यानी कि उससे में जो है पूरे ये पहले से ही नियोजित किया जाता था कि क्या बनाना है, कहाँ बनाना है और किस प्रकार से बनाना है, और उसके बाद नियोजन के बाद उस पर क्रियान्वयन होता था। मतलब पहले प्लानिंग होती थी, फिर जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाती थी। इसीलिए ये शहर जो है पूरे नियोजित ढंग से बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो की स्थापत्य कला जो है आज भी सभी लोगों को विस्मित कर देती है। तो ईंटों को कैसे बनाया जाता? तो इनकी ईंटें जो हैं सभी जो उत्खनन स्थल हैं वहाँ पर मिली हैं, वो एक ही साइज़ की मिली हैं। ये ईंटों को या तो धूप में सुखाकर बनाया जाता था या भट्टी में पकाकर, लेकिन इनके आकार निश्चित थे। इसकी जो ऊंचाई है उसकी तुलना में इसकी चौड़ाई जो है दुगनी, और लंबाई जो है वो जो इसकी ऊंचाई की 4 गुनी होती थी। यानी कि लंबाई 4 गुनी, चौड़ाई जो है इसकी 2 गुनी, और ऊंचाई जो है 1 गुनी। तो इसका अनुपात 4:2:1 होगा। यानी कि लंबाई का अनुपात 4 और चौड़ाई का 2 और ऊंचाई का 1, 4:2:1 के अनुपात में ईंटें बनाई जाती थी। और ये जो है एक फिक्स जो साइज़ था, और सभी जगहों पर इसी तरह की ईंटें, एक ही साइज़ की ईंटें मिली हैं, जो ये बताती हैं कि ये एक ही सभ्यता के हिस्से रहे होंगे। अब ये लोग साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। इनके यहाँ शहर बड़े विशिष्ट प्रकार से बनाए जाते थे। जल निकास प्रणाली आज की जनता जो है आज के शहरों के लिए भी एक आदर्श रही है। इनकी जो है जल निकास प्रणाली बड़ी ही अनूठी थी, और सड़कों और गलियों का तो एक पूरा ग्रिड बिछा हुआ था, एक जाल था, और इसमें जो है सड़कें जो हैं वो सारी सीधी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, समकोण पे काटती थी। और नालियाँ भी सभी सीधी बनाई जाती थी, उन्हें पत्थरों द्वारा ढक दिया जाता था ताकि उसके अंदर जो है गंदगी ना फैले, और उसको सफाई करने के लिए इन पत्थरों को हटाया भी जा सकता था। तो ये जो है नालियाँ जो हैं ये भी सड़क के साथ बनाई जाती थी। तो इन नालियों का और सड़कों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। ये सब एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सीधी सड़कें होती थी, सीधी गलियाँ होती थी, और चौड़ी गलियाँ होती थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जो है इनको नालियों और गलियों को बनाया जाता था, और उसके बाद में जो है मकान बनाए जाते थे। और मकान बनाने के लिए ये विशेष निर्देश होता था कि उसकी एक दीवार जो है वो नाली के साथ में होनी चाहिए, ताकि घर का पानी जो है वो इन नालियों में जो है डाला जा सके। इसीलिए जो है सभी जो जितने भी वहाँ पे घर मिले हैं उनकी एक जो दीवार है वो नाली की तरफ ज़रूर होती थी, सार्वजनिक नाली की तरफ को।
और ये जो है नालियाँ जो हैं एक बड़े नाले में जाकर मिल जाती थी। घरों का गंदा पानी जो है इन नालियों से जोड़ा जाता था और प्रत्येक घर को कम से कम एक दीवार जो है वो इस गली से सटाकर बनाई जाती थी और उसका पानी पहले इन छोटी नालियों में आता था और फिर जो है ये नालियाँ जो हैं बड़े नालों में जाकर मिल जाती थी और वो नाले जो हैं इस तरह से ये एक बड़ा नाला दिखाया गया है और आप देख रहे होंगे इसका एक द्वार सामने प्रवेश द्वार नाले का दिखाया गया है जिसमें एक पूरा व्यक्ति समा सकता है। तो ये जो है इतने, और ये भी नाले भी ढककर बनाए जाते थे, तो इतना जो है ये साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे। और इनकी जो छतें होती थी नालों की वो डाटदार होती थी, यानी कि एक के ऊपर एक जो है एक ईंट को दूसरी ईंट का, एक पत्थर को दूसरे पत्थर का सहारा देके इनको बनाया जाता था। तो ये इस प्रकार जो है अभी ये गृह स्थापत्य यानी कि घरों का आर्किटेक्ट कैसा था, इनका स्थापत्य कला कैसी थी, तो आप इस चित्र को देख के ये अनुमान मत लगाइए कि ये एक मॉडर्न फ्लैट का कोई भाग रहा होगा या एक नई कोठी का है। ये जो है भवन निर्माण है, ये जो है हमारे जो है मोहनजोदड़ो के ही शहरों में मिला है। ज़्यादातर मकान जो हैं 2 मंजिले या 3 मंजिले भी पाए गए हैं। तो ये मकानों की स्थापत्य कला जो है अनूठी प्रकार की थी और जो है इनको इस तरह से बनाया गया था कि ये मकान जो हैं आंगन केंद्रित होते थे, मतलब बीच में खुला भाग होता था और उसके चारों तरफ जो है कमरे और जो है आपकी किचन वगैरह और बाथरूम जो है स्नान घर वगैरह बनाए जाते थे। इसमें जो है सीढ़ियाँ भी ऊपर जाने के लिए बनाई जाती थी। खाना पकाने का और कताई वगैरह के कार्यों के लिए जो है इस आंगन को जो मकान के केंद्र में होता था, जैसी गतिविधियाँ जो है आंगन में ही होती थी और वहाँ पर सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर कार्य किया जाता था और गर्म और शुष्क मौसम में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आंगन का चित्र दिखा रखा है और इसमें जो है ये लोग जो हैं क्या थे, एकांत प्रिय बहुत थे। तो आपको यह एकांत प्रिय का मतलब ये नहीं चाहते थे कि बाहर का कोई व्यक्ति इनकी निजता को भंग करे। तो ये नीचे वाली मंजिल में कभी भी खिड़कियां नहीं रखते थे। ऊपर वाली मंजिलों में तो खिड़कियां होती थी लेकिन नीचे वाली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती थी और इनका मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो इस तरह से बनाया जाता था कि उससे सीधे जो है आंगन में ना देखा जा सके। तो यहाँ पर जो है इसके जो है मतलब मकान का प्रवेश द्वार ये दिखाया गया है जो वो इस प्रकार से है कि आप देख सकते हैं कि इस प्रवेश द्वार से जो है आप आंगन में सीधा नहीं देख सकते, यानी कि बाहर से कोई बाहरी व्यक्ति अगर आता है तो उसे आंगन में बैठकर अगर कोई महिलाएं या और लोग काम कर रहे हैं बैठे हैं तो वो जो है यहाँ से दिखाई सीधे एक ही नज़र में दिखाई ना दें। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखते थे। और घर में जो है अपना स्नान घर भी होता था। तो ये जो है स्नान घर जो है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 12 कै में, तो ये स्नान गृह जो है आपने देखा कि कुएं के पास भी है और नाली के पास भी, सड़क गली के नाली के पास भी है, ताकि इस स्नान घर से जो है पानी निकलकर सीधा नाली में जा सके। और इस स्नानाघर का जो फर्श होता था वो किससे बनाया जाता था, पक्की ईंटों से बनाया जाता था। तो उस फर्श को ईंटों से बनाया जाता था और इसको नाली के पास बनाया जाता था और इसके पास में ही जो है घरों में जो है, क्योंकि 2 मंजिल से 3 मंजिल तक के मकान मिले हैं तो इनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिलती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे 16 नंबर के पास ये सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए दिखाई गई हैं। कई जो घरों में जो है आवासों में कुएं भी होते थे, अपना निजी कुआं होता था जिससे वो, लेकिन कुआं बनाया अंदर नहीं जाता था, कुएँ को एक कोने में बनाया जाता था और एक ऐसा प्रवेश द्वार उसमें रखा जाता था कि बाहर से आने वाले राहगीर और यात्री भी इसका इस्तेमाल बिना रोक टोक के कर सकें। यानी कि राहगीरों का भी ये ध्यान रखते थे कि वो बिना किसी झिझक के जो है इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो मोहनजोदड़ो में कुल मिला के इस तरह के 700 से भी अधिक कुएं जो हैं वहाँ पर मिले हैं जो कि इस तरह से बनाए गए हैं। तो मोहनजोदड़ो के घरों की इस स्थापत्य कला को देखकर आप निश्चित रूप से ये मान सकते हैं कि ये लोग जो थे काफ़ी आधुनिक जो स्थापत्य कला है उसको भी मात
देने वाले रहे थे। अब दुर्ग और किला जो है, जिसकी चर्चा जो है अभी पीछे हमने की थी, वो किस प्रकार का था। तो दुर्ग जो है एक ऐसी संरचना मिली है यहाँ पे नगर के बीच में, एक जो ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, और इसके अंदर जो है काफ़ी बड़ी विशाल जो है रचनाएं भी मिली हैं। काफ़ी बड़े बड़े जो है, जैसे कि विशाल स्नानागार इसमें मिला है। इसी तरह से माल गोदाम भी मिला। माल गोदाम का मतलब जहाँ पर, जिसे अन्नागार भी कहते हैं, जहाँ पर जो है सामान भोजन पदार्थ जो है आपातकाल के लिए इकट्ठा किया जाता था। इसके अलावा जो है यहाँ पर काफ़ी सारी खाइयाँ भी मिली हैं, जो कि आपत्ति काल में जो है निकलने के लिए और पानी के लिए जो है गहरी जो है खाइयाँ भी यहाँ पर खोदी गई थी, ताकि इधर जो है इनकी सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा इसके अंदर मंदिर और महाविद्यालय भी मिले हैं। तो इनका जो है माल गोदाम जो है वो भी एक बड़ी विशाल संरचना है, लेकिन अब जो है इसका सिर्फ नीचे वाला हिस्सा ही मिला है। ऊपर वाला हिस्सा जो है शायद लकड़ी का बना हुआ था, जो दीमक आदि लग जाने के कारण हजारों सालों से में जो है वो नष्ट हो गया, और सिर्फ नीचे वाला भाग ही रह गया। और एक विशेष आश्चर्य जो है वो यहाँ का है, वो है इसका विशाल स्नानागार। तो ये विशाल स्नानागार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और इन चीज़ों का उपयोग जो है, इसमें जो आप बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, इनका उपयोग जो है किसी सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता रहा होगा। तो विशाल स्नानागार भी इस दुर्ग में मिला है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। ये चित्र में आपको ये दूर से देख रहे होंगे कि दुर्ग दिखाई दे रहा ऊंचे टीले के ऊपर, उसके चारों तरफ रचनाएं दिख रही हैं, और ये बीच में जो है आपको स्नानागार दिखाई दे रहा है। इस स्नानागार का में जो है ये इसका जो शेप है वो आयताकार है, और इसके चारों ओर गलियारा बना हुआ है, जो इसके चारों तरफ मार्ग बना हुआ है, गलियारा बना हुआ है। और इससे जो है जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में ये दो जो हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उत्तरी और दक्षिणी भाग में दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और जलाशय के किनारों पर जो है ईंटें जमाकर जो है इनको जिप्सम के गारे से, जिप्सम जो आज भी सीमेंट के अंदर जो है उसके जो है बांधने की क्रिया को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। तो जिप्सम और ईंटों से जोड़कर इसको वाटर प्रूफिंग के लिए जलबद्ध किया जाता था। तो ईंटों के अंदर जो है मिट्टी के गारे का प्रयोग ना करके जिप्सम का गारे का प्रयोग किया जाता था, ताकि ये मजबूती से ईंटें जुड़ी रहें और पानी जो है इनमें रिस के बाहर ना जाए। इसके तीनों ओर जो है कक्ष बने हुए थे, और एक जो है बड़ा कुआं भी इसमें मिला है। संभवतः इस कुएं से ही इसके अंदर जलाशय के अंदर पानी भरा जाता था। जलाशय के पानी को बाहर समय समय पर बदला जाता था, और इसे बड़े नाले में बहा दिया जाता था। इसके पास में काफ़ी गहरा बड़ा नाला मिला है। इसका पानी जो है जब सफाई के दौरान जो है उस नाले में निकाल दिया जाता था। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये जो है काफ़ी जो है इनके विचार जो थे काफ़ी वैज्ञानिक थे। इनके उत्तर की ओर जो है एक गली से दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, और वहाँ पे 8 स्नानागार मिले हैं। तो ऐसा जो है इतिहासकारों का मानना है कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग जब सार्वजनिक उत्सवों में आम लोग करते होंगे, और जो छोटे स्नानागार जो मिले हैं, स्नानघर जो हैं, उनका प्रयोग जो है विशिष्ट लोग जो हैं अपने निजी उपयोग के लिए लेते होंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गलियारे के दोनों ओर 4-4 जो स्नानागार बने हुए थे। तो कुल 8 स्नानागार थे। ये विशिष्ट लोगों के लिए थे, यानी कि समाज में 2 प्रकार के वर्ग थे, विशिष्ट लोग और सामान्य लोग। लेकिन इनमें आपस में जो है बहुत मिलजुल कर रहते थे, इसीलिए जो है सार्वजनिक जो है कार्यक्रम जो ये यहाँ पर होते रहते थे। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता। नालियों द्वारा गलियारों के साथ बने नालों में इसके पानी को निकाल दिया जाता था, और जो है विशेष अनुष्ठानिक कार्यक्रम जो है यहाँ पर होते रहते थे। आगे के भागों में हम इस सभ्यता के लोगों के रहन सहन, उनके जीवन यापन, उनके कार्य, शिल्पकला आदि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।